संकरी गलियां, कचरे का ढेर, सार्वजनिक शौचालय, एक एक घर में 10-10 सदस्य, छोटी सी झोपड़ी में 10 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। इसके अलावा स्वच्छ पानी के लिए या सिर्फ पानी मिल जाए कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए, उसके लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने वाले लोग। ये दास्तान है देश की झुग्गी झोपड़ियों की, जिनको हम अंग्रेजी में स्लम्स कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूं जो शायद हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया से दूर रहेगा। शायद उसमें चकाचौंध नहीं है, शायद उसमें टीआरपी भी नहीं है, लेकिन ये मसला है, ये हमारे देश का अनूठा सच भी है। क्योंकि जब से देश के भीतर प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, जब से देश के भीतर 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, तब से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी थी, जो जनसंख्या रहती थी, निवास करती थी, वो लगातार जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं वो पलायन करती जा रही है, पलायन कर रही है शहरों की तरफ। क्योंकि शहर में रोजगार के नए नए अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं वहां पर। दोस्तों, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है जो कि वाकई में हो सकता है कि मेरे और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण ना हो, इतना बड़ा ना हो, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों के भीतर जो लोग रहते हैं, जो वर्षों से रह रहे हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसके अलावा उनको रोजगार किस प्रकार का मिलता है, वो कबाड़ बिनते हैं, कूड़ा बिनते हैं, आपके घर आकर सहायक का कार्य करते हैं, यानी मसलन काम वाली दीदी हो गई या फिर वो गार्ड भैया हो गए जो कि आपके संपत्ति की, आपके वाहनों की, आपकी बिल्डिंग की, आपके सोसाइटी की रक्षा करते हैं। उसके लिए मुस्तैदी के साथ वो रात रात भर जागते हैं। इसके अलावा वो मजदूर, वो श्रमिक जो कि आपका घर बनाते हैं, वो मैकेनिक जो कि आपकी गाड़ियों को रिपेयर करता है, वो माली जो आपके घर में बागवानी का कार्य करता है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में सहायक की भूमिका निभाते हैं और इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और लॉकडाउन के समय में हमें पता भी चल गया, जब ये लोग हमारे घरों में नहीं आ रहे थे तो हमें इनकी अहमियत और ज्यादा पता चली, हमें रियलाइज हुआ कि आखिर कितने अहम हैं ये लोग। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो व्यक्ति आपके घर दूध देने आता है या फिर जो व्यक्ति आपके घर कोई सामान, कोई खाने की वस्तु को डिलीवर करने आता है या फिर प्लम्बरिंग का काम करता है, यानी प्लम्बर है जो व्यक्ति, कारपेंटर है जो व्यक्ति, इलेक्ट्रीशियन है जो व्यक्ति, जो सहायक की भूमिका पर है, वो कहां रहता है? निश्चित रूप से उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि झुग्गी झोपड़ियों में भी रहती है। उनके पास आज भी पक्के मकान नहीं है, आशियाना का उनका सपना अभी भी अधूरा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो फैसला आया है उससे पहले मैं आपको जरा एक कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। इससे आपको आज पूरा विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह है वर्ष 2013 का, और यह आंकड़ा यह है दोस्तों कि भारत का शहरी नागरिक जो कि शहरों के अंदर रहता है, हर 6 में से 1 नागरिक झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, स्लम्स में रहता है। यहां पर दोस्तों देश के कुछ बड़े महानगरों की भी मैं बात करूंगा, जिसमें मुंबई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुल जनसंख्या का, यानी मुंबई की कुल जनसंख्या का, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कुल जनसंख्या का 41.3% जो हिस्सा है, जो लोग हैं, वो स्लम्स में रहते हैं। धारावी आपको याद आ रही होगी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है वो। इसके अलावा कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 29.6% लोग स्लम्स में रहने को विवश हैं। इसके अलावा चेन्नई में अगर मैं बात करूं तो 28.5% लोग स्लम्स में रहते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 14.6% लोग स्लम्स में रहते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करूं तो इन 4 महानगरों में सबसे कम प्रतिशत लोग यहां पर स्लम्स में रहते हैं, यानी तकरीबन 8.5%, यानी 8.5% लोग। ये आंकड़ा दोस्तों कुछ प्रमुख शहरों का है भारत के, लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने की बात यह है कि ये पहले बात तो वर्ष 2013 का है,
यानी वर्ष 2013 में अगर इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है तो आने वाले यानी मौजूदा समय में तो और बढ़ गया होगा। और आप सबको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो उस समय कितने सारे लोगों ने पलायन भी किया। आज उस विषय पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे आज झुग्गी झोपड़ियों की। लेकिन उससे भी पहले बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर के क्षेत्र में जो रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर जितनी भी रेलवे ट्रैक के किनारे पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो बस्तियां हैं, जो झुग्गियां हैं, जिसके भीतर लाखों लोग निवास करते हैं, उन्हें हटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यह आदेश बहुत ही अच्छा है क्योंकि शहर की सेहत का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। ये पूरा का पूरा इलाका दोस्तों 140 किलोमीटर क्षेत्र का है, जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है। और यहां पर मुख्य तौर पर 70 किलोमीटर के एरिया में 48,000 के आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं। और इन 48,000 झुग्गी झोपड़ियों के भीतर लाखों लोग निवास करते हैं। इनके पास शायद कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास आइडेंटिटी के नाम पर वोटर आईडी कार्ड जरूर होगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वोट बैंक भी है। इसीलिए शायद इनको किसी ने छेड़ा भी नहीं। और शहर की सेहत के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर जब कचरे का ढेर लगता है, जब पॉलिथीन का ढेर लगता है, तो उससे निश्चित रूप से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन बात यहां पर हो रही है उन खंडहरों की नहीं जिनके भीतर कोई लोग नहीं रहते। ये झुग्गी झोपड़ियां कोई खंडहर नहीं है जिन्हें हटाने का आदेश दे दिया और 3 महीने के भीतर इन्हें हटाना होगा। इनके भीतर लाखों लोग रहते हैं। ये लोग विस्थापित होने के बाद आखिर कहां जाएंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन आज फैसले की बात करेंगे दोस्तों। फैसला मैंने आपको शुरू में बताया, अब इसके बाद का आप देखिए कि क्या है विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी हाई कोर्ट इस विषय को, यानी इस अतिक्रमण जो ये हो रहा है रेल पटरियों के किनारे, अगर यहां से सफाई के दौरान, यानी इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के दौरान, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रोकने का कोई अंतरिम आदेश पारित करता है तो उसे माना भी नहीं जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कोर्ट इस बारे में रोक लगाता है कि इन झुग्गी झोपड़ियों को ना हटाया जाए तो उस आदेश को भी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक चीज और कही है कि दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रेलवे विभाग आपस में मीटिंग करे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या संबंधित जो लोग हैं वो आने वाले सप्ताहों में मीटिंग करें, एक खाका तैयार करें कि किस प्रकार से इन लोगों को, यानी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। उसका पूरा मसौदा सुप्रीम कोर्ट को 1 महीने के भीतर कौन कौन से कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना कार्य हुआ, उसकी भी एक रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 3 महीने के भीतर यह सारा काम हो जाना चाहिए। यानी झुग्गी झोपड़ियां जिनका अतिक्रमण के तौर पर, जो अतिक्रमण के तौर पर आप देखिए रेल पटरियों के किनारे बनाई जाती है, उन्हें 3 महीने के भीतर हटा दिया जाए। रेलवे सेफ्टी जोन, यानी आप जानते हैं इस देश की स्थिति क्या है। आप क्रमश किसी भी शहर में चले जाएं, कमोबेश किसी भी शहर में आप चले जाइए और आपको वहां पर रेल की पटरियों के किनारे आपको झुग्गी झोपड़ियां दिखेंगी। चाहे आप लखनऊ चले जाएं, चाहे आप हैदराबाद चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, कहीं भी चले जाएं। अमृतसर से मुझे याद आया एक हादसा वहां पर हुआ था, आपको याद होगा दशहरे के टाइम पर जब रावण दहन हुआ था और एक ट्रेन गुजर गई थी, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। वो भी इसीलिए हुआ था क्योंकि पटरी के किनारे ही झुग्गी झोपड़ियां भी थी जहां से लोग निकले थे रावण दहन को देखने। ऐसे में दोस्तों देश के हर बड़े शहर और क्रमश जो बी सेंटर शहर है वहां पर भी झुग्गी झोपड़ियों का दौर आपको दिखेगा। झुग्गी झोपड़ियां एक दुनिया बस रखी है अलग सी, एक रेलवे ट्रैक के किनारे, स्टेशन के आसपास। लेकिन सवाल यह है कि इनको हटाया कैसे जाए, या फिर अभी तक इनको हटाया क्यों नहीं, और अगर हटाने का प्लान भी है तो इन लोगों को कहां स्थापित किया जाएगा, इन लोगों को कहां भेजा जाएगा। भारत में अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जिन शहरों का विकास किया जाता है, जो शहर का मॉडल बनाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार है, जो माफिया होते हैं, जो कि पैसा लेते हैं और इन लोगों को झुग्गी झोपड़ियां मुहैया कराते हैं, इन लोगों पर रोक कैसे लगेगी। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो, या ठेकेदार जो होता है, वो कूड़े को यहां डंप ना करे, इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाए। इन तमाम तीनों अथॉरिटीज को कहा गया। इसके अलावा वर्ष 2018 में भी एनजीटी ने कहा था कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए और इन सबको हटाया जाए। तब राजनीतिक तौर पर दखल अंदाजी की गई थी, हस्तक्षेप किया गया था और उसके बाद रोक लग गई थी। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अब यह मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और साफ तौर पर कही है कि राजनीतिक तौर पर दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यानी
कोई भी अगर पार्टी इस आदेश पर रोक लगाना चाहती है यानी प्रोटेस्ट करना चाहती है तो वो भी स्वीकार्य नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों और क्या चीज कही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी के माह में ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा था कि वो रेलवे पटरियों के आसपास कूड़े के ढेर को हटाने को लेकर समग्र योजना को पेश करे, जिसके बाद उन्होंने ये सारे दस्तावेज, सारी योजना पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि आखिर 3 महीने के भीतर ये जो अवैध निर्माण हुआ है झुग्गी झोपड़ियों का दिल्ली एनसीआर के 140 किलोमीटर के रेल ट्रैक के क्षेत्र में, उसे हटाया जाए। लेकिन यहां पर सवाल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इन इलाकों में जो आबादी रहती है उनसे मिलने, मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था, उनसे मिलने तक कोई नहीं आया, कोई सरकारी अधिकारी उनसे पूछने तक नहीं आया। कुछ लोग वहां पर रो पड़े जब उनके पास ये समाचार पहुंचा कि अब उनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। ये लोग कूड़ा बीनते हैं, कबाड़ बीनते हैं, भीख भी मांगते हैं। ये लोग आखिर कैसे जाएंगे बाहर? इन लोगों का घर अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों का क्या? ये लोग महंगे वकील भी नहीं कर सकते कि कोई इनकी परेशानी को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे। तो आखिर में फिर सवाल यही बनता है कि क्या इस देश के भीतर चकाचौंध के तले इन लोगों की जिंदगी के भीतर जो अंधेरा है क्या उसको हम दबा देंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि झोपड़ियों को हटाना चाहिए। और रेलवे के लिए भी मैं जानता हूं कि समस्या का विषय है, क्योंकि कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और पर्यावरण के लिहाज से भी ये जरूरी है, लेकिन इन लोगों को कहीं बसाना भी तो चाहिए। इन लोगों को पक्के मकान भी तो मुहैया कराने चाहिए, सरकार को, प्रशासन को, तंत्र को। अगर ये आइडिया, अगर ये जो निर्णय है, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाता है तो फिर इतने बड़ी संख्या में लोग जो रह रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इन लोगों को हम कैसे बसाएंगे? इसके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे देश में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इन्हें वोट बैंक की तरह देखा गया। इनको एक प्रकार से ऐसे समझा जाता था कि ये लोग केवल और केवल वोट के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी जीवन यापन कैसा हो रहा है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, इसीलिए इन क्षेत्रों में बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। इन सब पर सोचने की आवश्यकता है। वाकई में ये निर्णय अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन तैयारी की इसमें कमी दिखती है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की साफ नीयत भी दिखती है, सख्त रुख भी दिखता है, तो वहीं आपको सिस्टम की जो हमारे राजनीति है, जो सियासत है, उनकी जो शासन है, प्रशासन है, उनकी लापरवाही भी दिखती है। क्योंकि ये लोग ऐसे ही नहीं बसे हैं, इनका एक पूरी तरीके से सिंडिकेट है, एक ऐसा सिंडिकेट है जो कि इन गरीबों की, इनकी समस्याओं को, इनकी मजबूरी को हथियार बनाकर इन्हें पहले बसा देता है, मोटा पैसा इनसे ले लेता है और फिर एक ऐसा सरकारी ऑर्डर आ जाता है, ऐसा एक कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जिसके बाद इनको सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना होता है। ये बहुत ही विषम परिस्थिति है। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स, आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।